like a Hellcat. पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये जीवू को अपने फ्रेंड से मिलवाने लेकर आती है और फिर उन सभी को बताती है कि वो बहुत जल्द जीवू से शादी करने वाली है। तो ये सुन ये की फ्रेंड्स तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मगर जीवू नहीं, इसलिए वो बाहर आ जाता है। ये जीवू से पूछती है कि क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आए। तो इस पर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे दोबारा ऐसे अपनी फ्रेंड से मिलवाने मत लेकर आना, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। तो ये सुन ये उदास होने लगती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जबकि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, बल्कि हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, बट अब तुम मिंजू की डेथ के बाद बिल्कुल बदल चुके हो। तो ये सुन जीवू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और फिर वापस घर आकर याद करता है कि बचपन में ये ने उसे प्रपोज किया था, यानी पूरी एक बुक ड्रॉ करके, जिसमें उसने ये भी लिखा होता है कि क्या तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर सकते हो, यानी मेरे साथ हमेशा रह सकते हो। तो ये सब देख जीवू हंसने लगता है, मगर ये बचपन से ही जिद्दी थी, इसलिए वो जीवू को अपनी बातें मनवाने के लिए फोर्स करने लगती है और बोलती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तो तब इस बात पर जीवू ने हाँ बोल दिया था। तो ये सुन ये उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी कि तभी ये का भाई यानी मिंजू वहाँ आता है और ये की ड्राइंग देखकर उसका मजाक बनाने लगता है, ये बोलते हुए कि क्या बात ये आज फाइनली तुमने जीवू से अपनी लव फीलिंग कन्फेस कर ही दी। तो ये देख ये अपने भाई पर चिल्लाने लगती है और उससे अपनी डायरी वापस मांगती है। प्रेजेंट में जीवू ये सभी बातें याद करने के बाद मिंजू के मेमोरियल पर जाने के लिए निकलता है, क्योंकि आज मिंजू का बर्थडे है और आज ही के दिन उसी की डेथ हुई थी और साथ ही जीवू का भी आज बर्थडे है, यानी मिंजू और जीवू का बर्थडे एक ही दिन आता है। दूसरी तरफ ये की मॉम जो कि अपने सेकंड हस्बैंड के साथ थी, वो ये को रोक उससे बाहर जाने का रीज़न पूछती हैं, ये बताते हुए कि तुम्हें पता है ना कि आज क्या है, जिस पर ये बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आज क्या है, पर मैं मरे हुए से ज़्यादा जिंदा लोगों की फिक्र करती हूँ, इसलिए जीवू से मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। तो ये सुन ये की मॉम उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, मगर ये कहती है कि मॉम बस करो, यानी आपको 10 साल हो चुके हैं जीवू को ब्लेम करते हुए, जबकि वो किसी भी चीज़ का गुनहगार नहीं, और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जीवू मिंजू के मेमोरियल पे आकर उसे बर्थडे विश करता है और फिर फ्लावर्स रख के चला जाता है, मगर जब जैसे वो बाहर आया तो उसे सामने से ये की मॉम आती हुई दिखी, जिन्हें देख जीवू नर्वस हो जाता है और नज़रें नहीं मिला पाता। ये की मॉम बोलती हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ, इसलिए मेरी बेटी यानी ये से दूर रहो और दोबारा मेरे बेटे मिंजू के मेमोरियल पे आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे सिर्फ उसके अपने और फैमिली मेम्बर्स ही मिल सकते हैं। और फिर वहाँ से आगे चली जाती हैं, मगर जीवू ये सब बातें सुनकर काफ़ी उदास हो चुका था। देन ये की मॉम मिंजू के मेमोरियल के सामने खड़े होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, जिन्हें उनका हस्बैंड चुप करवाता है। दूसरी तरफ जीवू की एक बार फिर तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वो यहाँ वो दिन याद करता है जब मिंजू की डेथ के बाद सभी लोग दुखी थे, यानी ये की मॉम का अपने बेटे के लिए रो रो के बुरा हाल था कि तभी वो जीवू को देख उसके पास आती हैं एंड उसे गले लगा कर बोलती हैं कि जीवू तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मिंजू अच्छी जगह गया है, पर तुम कभी वहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम जहन्नुम जाने वाले हो मिंजू का कत्ल करने के लिए। तो ये सुन जीवू खुद उस टाइम शॉक रह जाता है और फिर प्रेजेंट में इन सभी बातों को याद करके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए जुंगी जो कि घर के अंदर बैठकर काम कर रही थी कि तभी वो बिजली की आवाज़ सुन के डर गई कि तभी इतने में उसके पास रॉकस्टार की कॉल आती है, जो कि जुंगी को अर्जेंटली अपने घर आने के लिए बोलता है। और फिर जब जैसी जुंगी रॉकस्टार के रूम पहुंचती है तो वो देखती है कि पानी के लीक हो जाने की वजह से रॉकस्टार के पूरे रूम में पानी भर चुका है, इसलिए वो जल्दी से रॉकस्टार की मदद करवाने लगती है, मगर कोई फायदा नहीं होता, इसलिए ये दोनों उदास होकर बाहर बैठ जाते हैं। रॉकस्टार कहता है कि अब क्या होगा,
तो इस पर जुंगी उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, यानी बारिश के रुकते ही प्लम्बर यहाँ आके सब ठीक कर देगा। मगर अब क्योंकि रॉकस्टार की वजह से जुंगी को जीवू के बाहर जाने में देर हो चुकी थी, इसलिए वो अंदर जाने से पहले सोचती है कि क्या इस टाइम मेरा अंदर जाना ठीक होगा, क्योंकि 6 बजे के बाद जीवू ने बार के अंदर एंटर करने से मना किया था। मगर अब क्योंकि जुंगी को किचन में रखी वेजिटेबल्स की फिक्र हो रही थी और कल से बार की ओपनिंग भी है, इसलिए वो बार की दूसरी की का यूज़ करके अंदर आकर सभी सामान और वेजिटेबल्स को सेट करने लगती है। एंड जुंगी को ये बार की सेकंड की जीवू ने खुद जुंगी के ऊपर भरोसा करके उसे दी थी कि तभी केक लेकर येजी भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसके लिए जब जैसे जुंगी ने डोर ओपन किया तो वो अंदर आकर जीवू को आवाज़ें देने लगती है। जुंगी बताती है कि आई थिंक कैप्टन घर में नहीं। तो ये सुन येजी जुंगी के वहाँ होने का रीज़न पूछती है, तो इस पर जुंगी बताती है कि मैं यहाँ काम करती हूँ। तो अब वैसे तो येजी को जुंगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसकी वजह से जीवू के हाथ पर चोट लगी थी, मगर वो तब भी जुंगी को एक काम देती है कि ये केक जीवू को दे देना मेरी साइड से बर्थडे विश करके, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसकी थोड़ी बहुत देर के बाद जब जैसे जीवू वापस घर आया तो वो जुंगी को देख हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जुंगी बताती है कि कल बार की ओपनिंग है, इसलिए मैं सभी बचे हुए कामों को पूरा करने आ गई। तो ये सुन जीवू जुंगी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, ये कहकर कि अगर सब काम पूरा हो चुका है तो यहाँ से जाओ। तो ये सुन जुंगी मन ही मन बोलती है कि ज़रा देखो तो, मेरे ओवरवर्क करने पर भी इसने मुझे थैंक्स नहीं बोला। जीवू घर के अंदर आकर ड्रिंक करने लगता है, जिसे जुंगी येजी का लाया हुआ केक देती है और बोलती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुमने बताया नहीं, वरना मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत डेकोरेशन ही कर देती। और फिर जीवू के लिए बर्थडे सॉन्ग सिंग करने लगती है कि तभी जीवू चिढ़ के बोलता है कि मैंने तुम्हें 6 बजे के बाद यहाँ आने से मना किया था ना। तो इस पर जुंगी कहती है कि मगर कल बार की ओपनिंग है, इसलिए सभी चीज़ों को सेट करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और तुम हो कि मुझे थैंक्स या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट देने की बजाय रूड बिहेव कर रहे हो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें बर्थडे विश भी किया, कम से कम इसी के लिए मुझे थैंक्स बोल दो। तो ये सुन जीवू बहुत जोर से अपना हाथ टेबल पे मारता है और फिर खड़े होकर बोलता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि इस टाइम में बहुत बुरे मूड में हूँ, या फिर तुमने मुझे मजाक समझ रखा है। जिसको इतने गुस्से में देखकर जुंगी काफी बुरी तरह डर जाती है। जीवू बोलता है कि मुझे नफरत है अपने बर्थडे से, इसलिए तुम क्या सोचकर मेरे लिए केक लेकर आई, और फिर उस केक को उठाकर दूर फेंकता है। जुंगी बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तो इस पर वो जुंगी से पूछने लगता है कि वैसे तुम उन लड़कियों में से हो ना जो पैसे के लिए कुछ भी कर लेती हैं। इस टाइम मेरा मूड ख़राब है, इसलिए चलो मेरे रूम आकर मुझे एंटरटेन करो, जिसके मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। बताओ एक रात के तुम कितने लोगी, 5,000, 10,000। तो ये सुन जुंगी डायरेक्ट जीवू के थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जीवू जुंगी से थप्पड़ खाकर काफ़ी बुरी तरह हैरान था। फिर जब वो केक की तरफ देखता है जिसमें येजी की साइड से बर्थडे नोट था, तो तब जाकर उसे पता चलता है कि ये केक जुंगी नहीं बल्कि येजी लाई थी। जुंगी बाहर आकर जीवू को उल्टा सीधा बोलने लगती है और फिर बस स्टॉप पे बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है कि आखिर जीवू मुझे ऐसा बोल कैसे सकता है। बट अब क्योंकि जल्दबाजी में जुंगी का बैग और वॉलेट बार में ही छूट गया था, इसलिए जुंगी सड़क पे पड़ी अम्ब्रेला को उठाकर अपना बैग वापस लेने जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे एक कैट रोती हुई मिली, जिसे देख जुंगी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसको भी अपने साथ ले जाती है। फिर जब जैसी छुपते छुपाती वो बार के अंदर आती है तो देखती है कि जीवू वहाँ सो रहा है। जुंगी बहुत आराम से उसके पास आकर अपना बैग उठाने ही वाली थी कि तभी जीवू जुंगी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम फिर से। जिस पर जुंगी बताती है कि हाँ, मैं यहाँ सिर्फ अपना बैग लेने आई हूँ, और फिर जाने लगती है। मगर तभी जीवू कहता है कि तुमने जो मेरे थप्पड़ मारा था उससे मेरा फेस दुख रहा है, इसलिए हिसाब बराबर हुआ। तो ये सुन जुंगी हैरानी से बोलती है कि क्या क्या कहा तुमने, हिसाब बराबर? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है?
और फिर बहुत जोर से जीवू पे चिल्लाकर उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम होते कौन हो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाले। मैं ही गलत थी जो तुम्हें अच्छा इंसान समझकर यहाँ काम करने आ गई, मगर तुम स्टार्टिंग से ही एक घटिया इंसान हो, इसलिए अब मैं कभी यहाँ लौटकर वापस नहीं आऊंगी। और फिर वहाँ से जाने लगती है, मगर जीवू जुंगी का हाथ पकड़ के उसे जाने नहीं देता। जुंगी चिल्लाने लगती है कि तभी जीवू बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हें वो सब बोल दिया, जबकि मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, इसलिए तुम प्लीज़ मुझको मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। तो ये सुन जुंगी चुप हो जाती है और फिर जीवू जुंगी के शोल्डर पे अपना हेड रखता है, क्योंकि जीवू इस टाइम बहुत ही ज़्यादा दुख में है और अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुंगी कैट से बात करती है कि क्या ये जीवू साइको है जो उसने पहले मुझे इतना कुछ सुनाया और फिर बाद में माफ़ी मांगी। कि तभी जुंगी की नज़र वहाँ रखे सोफे पे पड़ती है, जिसे देख वो बोलने लगती है कि भला ये यहाँ कैसे। कि तभी जीवू वहाँ आकर जुंगी को अपने कपड़े देकर जाता है, क्योंकि जुंगी के बारिश की वजह से सब कपड़े भीग चुके थे, जिन्हें पहनने के बाद जब जैसी जुंगी बाहर आई तो तब जीवू उससे पूछता है कि अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना। तो इस पर जुंगी बिना कुछ बोले जीवू पर टॉवल फेंक के वहाँ से चली जाती है। मगर जब जैसी जीवू अपने रूम आया कि तभी मौसम की खराबी की वजह से सभी लाइट्स ऑफ हो गईं, जिस वजह से यहाँ जीवू की एक बार फिर तबीयत बिगड़ने लगती है और उसको अपने पास्ट की फिर से सभी मेमोरीज दिखने लगती हैं कि कैसे वो मिंजू को जंगल में जाने से रोक रहा था, मगर वो रुकता नहीं और फिर उसकी डेथ हो जाती है। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और जीवू को गुनहगार ठहराने लगते हैं। जिन सभी बातों को याद करके जीवू की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ रही थी, मगर जब जैसी लाइट वापस आई तो जीवू की तबीयत ठीक हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में जुंगी जब जैसी वापस घर पहुंचती है तो तब किम योंग उसके कपड़ों का मजाक बनाते हुए पूछता है कि भला ये कैसा फैशन है। तो इस पर जुंगी बताती है कि ये कपड़े मेरे नहीं बल्कि बॉस के हैं, क्योंकि मेरे कपड़े बारिश में भीग गए थे। और फिर किम योंग से पूछने लगती है कि क्या मैं उन लड़कियों जैसी लगती हूँ जिन्हें बस पैसों की पड़ी रहती है। तो ये सुन किम योंग गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि भला तुमसे किसने ये कहा, मुझे अभी बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ के आऊँगा। जुंगी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, यानी मैं ऑलरेडी उससे थप्पड़ मार चुकी हूँ। तो ये सुन किम योंग हंसकर जुंगी को गुड जॉब बोलता है और फिर कहता है कि नहीं, तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो, बल्कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, प्रिटी, काइंड और हार्ड वर्किंग हो। तो ये सुन जुंगी हंसने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अब सभी लोग बार की ओपनिंग के लिए रेडी हैं, जहाँ जब जुंगी रोज और रॉकस्टार को कैट दिखाती है, ये बताते हुए कि मुझे ये रोड से मिली, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो इस पर जीवू पीछे से आते हुए बोलता है कि सिंपल है, इसे जहाँ से उठाकर लाई हो वहीं छोड़कर आओ। मगर जुंगी मानती नहीं और बोलती है कि कल तुमने मुझसे माफ़ी मांगी थी ना, पर मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया, इसलिए अगर तुम इस कैट को यहाँ रखने की परमिशन देते हो तो मैं तुमको तुम्हारे कल रात के बिहेवियर के लिए माफ़ कर दूंगी। जिस बात को सुन फिर जीवू को ना चाहते हुए भी उस कैट को रखने की परमिशन देनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में जुंगी जो कि किचन में थी कि तभी जीवू वहां आकर जुंगी को डिशेस दिखाने लगता है कि उन्हें आज कौन कौन सी डिश मेन्यू में देनी चाहिए, मगर वो जुंगी की एक भी एडवाइस नहीं मान रहा था, जिस वजह से इन दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। तो तब इन दोनों को लड़ता हुआ देख रोज बोलती है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। नेक्स्ट सीन में किम योंग जो कि मीटिंग के लिए जा रहा था कि तभी येजी उसको जुंगी के बारे में पूछने के लिए रोकती है और फिर जब बताने ही वाली थी कि जुंगी जीवू के बारे में वर्क करती है, मगर तभी चुप हो जाती है, ये बोलकर कि शायद तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड ने कुछ बताया नहीं, पता नहीं कैसे बेस्ट फ्रेंड हो तुम दोनों। और फिर वहाँ से जाने लगती है। किम योंग पूछता रह जाता है कि आखिर तुम जुंगी के बारे में क्या बताने वाली थी जीवू से रिलेटेड, मगर येजी रुकती नहीं और बस फिर इसी के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you
had me falling to the ground.